दोस्तों, अनुराग यादव के पूरे केस का पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया है और आपको यह बताने का वक्त आ गया है कि साल 1990 से लेकर साल 2024 तक आखिर किन किन लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया और ये लालता कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। लालता के परिवार की कहानी क्या है कि जौनपुर प्रशासन के साथ साथ हर एक सिस्टम उसके परिवार के सामने नतमस्तक रहा और अनुराग यादव इन निशानेबाजों के निशाने पर कैसे आ गया, इसकी भी कहानी आपको सुनाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि क्या लालता यादव और अनुराग यादव के परिवार के विवाद के बीच किसी तीसरे की भी एंट्री है जिसमें ना कोई एफआईआर हुई है और ना ही उसका नाम मीडिया में सामने निकल के आ रहा है, लेकिन गांव में इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अनुराग और लालता की दुश्मनी के बीच में भी कोई है जिसने अपना भी फायदा देख लिया है। लेकिन यह सीडीआर रिपोर्ट जो पुलिस के हाथ लगी है, उसी सीडीआर रिपोर्ट में पूरी कहानी छिपी है। तो शुरुआत हम करेंगे सीडीआर रिपोर्ट के साथ और आपको यह भी बताएंगे कि जिस दारोगा को गिरफ्तार किया है जौनपुर की पुलिस ने, क्या उस पे गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई हैं? क्या कुछ महीने बाद ही वो दारोगा छूट कर आएगा और कुछ महीने बाद ही नौकरी पे दोबारा चला जाएगा? बहुत गंभीर सवाल है और तमाम मुद्दे बाकायदे पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे कि जौनपुर के भीतर ये परिस्थितियां क्यों तैयार हुई हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो मसला था वो साल 1990 या 1995 का था। सही आंकड़ा कोई नहीं बता पा रहा, यहां तक कि परिवार के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। लालता जब नौकरी करने के लिए झारखंड गया था, उसी दौरान ये जमीन विवाद शुरू हुआ था और जमीन लालता ने कब्जा करने की कोशिश उसी दौर से शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीडीआर रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ट्रेनी दारोगा मेरठ के मवाना थाने में तैनात था, कुछ महीने पहले ही वो ट्रेनिंग से निकल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था, यानी उसकी थाने पर पोस्टिंग हुई थी, एसआई रैंक थी उसकी। वो वहां से पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करता है। 30 अक्टूबर की जिस दिन घटना हुई थी उसके 2 घंटे पहले तकरीबन 5:20 सुबह ही उसकी लालता यानी कि पिता से बात हुई थी। लालता के बेटे रमेश ने ही अनुराग के गर्दन पे तलवार मारी थी। तो राजेश यादव जो दरोगा है जो बैठा था भवाना में मेरठ के, वो सुबह 5:20 पे लालता को कॉल करता है और उस मसले पे बात होती है। इसके बाद बैक टू बैक कई कॉल किया जाता है। हमारी जानकारी के मुताबिक 5 से 6 कॉल राजेश यादव अपने पिता लालता यादव को करता है। इसके बाद जब ये घटना घट जाती है उसके बाद भी वो अपने पिता और बाकी के लोगों को कॉल करता है और तमाम अपराधियों के संपर्क में रहता है। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आमतौर पे राजेश यादव के परिवार से उसकी बातचीत कम होती थी, अमूमन दिन में 1 बार या 2 दिन में 1-2 बार। लेकिन 25 तारीख से 31 तारीख के बीच कई बार कॉल की गई है, कई बार मैसेज भेजे गए हैं, व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के हाथ लग चुकी है। हालांकि राजेश यादव और उसके परिवार ने, खासतौर से राजेश यादव ने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इसका यह साफ संकेत है कि इस पूरी कहानी को अंत देने की कोशिश की जा रही थी लालता यादव और उसके बेटों के द्वारा। इसमें जो दूसरी सबसे जरूरी कड़ी है दोस्तों, आप ये समझिए कि जो दारोगा शामिल है, जिस दारोगा ने वहां बैठ के सिस्टम को नतमस्तक करवा दिया, जिस दारोगा के कहने पे पुलिस कई बार कार्रवाई नहीं करती थी, जिस दारोगा के कहने पर जौनपुर पुलिस ये नहीं समझ पाई कि अनुराग की हत्या हो सकती है, उस दारोगा ने कैसे खेल को मैनेज किया। दारोगा जो ट्रेनी दारोगा था राजेश, वो सबसे पहले कानूनगो और लेखपाल को मैनेज करता है। खबर ये तक है कि इन दोनों अधिकारियों के पास भी भ्रष्टाचार वाले पैसे पहुंचे हैं। इसके अलावा एक खबर और है इसमें दोस्तों, ये राजेश यादव वहीं बैठ के जो लोकल थाना गौरा बादशाहपुर का था, वहां पर भी ये सिपाहियों या दारोगा के संपर्क में था। दारोगा ने बात मानी या नहीं, इस बारे में अभी पड़ताल जारी है। अब सुनिए कि राजेश यादव, जिसकी इतनी गंभीर भूमिका रही है पूरे क्राइम में, जिसने अपराधियों को उकसाया, जिसने रमेश यादव को कहा कि तुम मारो, मैं दारोगा हूं, देख लूंगा, उस पे कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा सुनिए जरा ध्यान से। धारा नंबर 1 191(3) यानी कि तेज हथियार से हमला या साजिश रचना। बीएनएस की धारा 131 यानी शरीर पर हमला करना, यानी कि गर्दन पे तलवार मारी थी। तीसरी जो धारा प्रशासन ने जोड़ी है बीएनएस 103(2) समूह में हमला करना, यानी कि 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 5 लोगों से ज्यादा
का कोई ग्रुप अगर किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके लिए प्रशासन 103(2) बीएनएस लगाता है, जो दारोगा राजेश कुमार यादव पर लगाया गया है। इसके अलावा 61(2) इस मामले में कोर्ट में था, मामला कोर्ट में था, उसके बावजूद इस तरीके का कदम उठाने का अधिकार नहीं था और इस मामले में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। एक धारा और लगी है और 2 धाराएं नहीं लगी हैं, उस पर भी आते हैं। एक धारा और लगी है, नाम है 7 CLA। इसका मतलब यह है कि वो इस पूरे मामले में शामिल है, लेकिन जो 2 धारा नहीं लगी है जरा उनके बारे में भी आप ध्यान से सुनिए। एक धारा है BNS 109 हत्या का प्रयास, जिसके लिए पहले 307 लगाया जाता था। एक धारा और है BNS 110 गैर इरादतन हत्या, यानी कि कोई दुश्मनी नहीं थी तो यह धारा लगनी नहीं चाहिए थी और यह प्रशासन ने लगाई भी नहीं। लेकिन एक धारा ऐसी थी जिसे लगाना चाहिए था और प्रशासन ने किस लिए नहीं लगाया, इस पे भी लोगों को सवाल पूछना चाहिए। BNS की धारा 103 जो बाकायदे इरादतन हत्या के लिए लगती है, वो धारा राजेश यादव पर नहीं जोड़ी गई है। ये बहुत गंभीर सवाल है। इन धाराओं में जो धाराएं हम आपको बता रहे हैं, इन धाराओं में इतना दम नहीं है कि उसे उम्र कैद या फांसी की सजा दिला पाए। इनमें उतना भी दम नहीं है कि ये उसकी नौकरी खा पाए और उसे हमेशा के लिए बर्खास्त करवा पाए। इसलिए जौनपुर प्रशासन को एक बार फिर से ध्यान देना होगा और धाराओं को फिर से बढ़ाना होगा। हालांकि कई बार धाराएं जांच पड़ताल और चार्जशीट पेश करने के दौरान बढ़ा दी जाती हैं और घटा भी दी जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब कहानी में एंट्री होती है डीएम साहब की और बुलडोजर की। परिवार जो है प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसीलिए शासन लेवल पर वो बात करना चाहता था और डीएम साहब से मुलाकात हुई। डीएम साहब से जब मुलाकात हुई तो परिवार के लोगों को डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में जो आरोपी लालता है उसके घर की जांच हो रही है, उसके जमीन की जांच की जा रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी, यानी बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि लालता इस तरीके से उसके सिर पे सनक कैसे सवार हो गया, इस बात को भी समझते हैं। क्या जो अनुराग की 5 बहनें हैं उनकी भी जान खतरे में है, इस बात को भी समझते हैं। अगर इन आरोपियों में से कुछ आरोपी भी छूट गए या दारोगा जो ट्रेनी है राजेश यादव भी छूट के बाहर आ गया, तो क्या अनुराग का परिवार हमेशा के लिए खतरे के लकीर के आसपास ही रहेगा, यह बात भी समझिए। दरअसल रिटायरमेंट के बाद भारी मात्रा में धन मिला, लगभग 2 करोड़ रुपए लालता यादव को मिले थे। इसके अलावा लालता यादव के पास कुछ ऐसे भी पैसे थे जो उसने नौकरी के दौरान बचाए थे। आपने देखा होगा गांवों में अगर लोगों के पास पैसे आ जाएं तो लोगों के सिर पे सनक आप साफ तौर पे देख सकते। अब सबसे गंभीर सवाल यह है कि 2022 से लालता की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका एक बेटा यूपी पुलिस में एसआई की रैंक में भर्ती हो जाता है और साल 2023 में ही वो थाने पर आ जाता है, जिसके बाद खबर ये भी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने पिता के अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसे भेज रहा था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक गंभीर बात यह है कि जब मामला साल 1990 या 90 का दशक का है तो फिर 16 साल के अनुराग पर साल 2024 में हमला क्यों किया गया? इस कहानी को पूरी सुनने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि लालता को रिटायरमेंट के दौरान मिले रुपए, इसके अलावा उसके बेटे की नौकरी, गांवों में कब्जा करने की सोच, कई बीघे जमीन लिखवा लेना, गांव में किसी से ना बनना, गांव के जो प्रधान हैं उनकी भी कहानी बहुत अलग है और वो अब खुल के लालता का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब लालता जमीन पे कब्जा कर रहा था तब प्रधान जी कहां थे? वो लोग कहां थे जिन लोगों ने अब बताया कि वो जीएस की जमीन पे निर्माण कर रहा है? जीएस की जमीन पे जब भी कोई निर्माण करता है तो उसमें सीधे तौर पे थाने, तहसीलदार, कानूनगो को सीधे तौर पे शामिल किया जाता है। आप इस खेल को ऐसे समझिए दोस्तों कि लालता के परिवार की तरफ से थाने को यह मैसेज गया जा सकता है कि यह निर्माण हो रहा है, यहां पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके सामने है ये लालता का नवनिर्माण मकान है। आप इसे देखिए कि कैसे ये ऊंची इमारत का रूप ले चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस मकान को बनाने के लिए बहुत कम वक्त लिया गया है और भारी संख्या में वहां पे लेबर और काम करने वाले लोगों को बुलाया गया था। खबर यह भी है कि दिन रात एक करके ये घर बनाया जा रहा था ताकि कोई हलचल पैदा ना हो। इसी घर की वजह से उस गांव में चर्चा का मुद्दा बना। इसी घर की वजह से अनुराग ने वहां पे जाके घास काटी। इसी घर की वजह से लालता यादव के परिवार के लोगों ने अनुराग के गर्दन पे तलवार मारी।
इसमें 3 सबसे मुख्य सवाल जो छूट गए जिन पे बात होनी चाहिए। नंबर 1 कि इसमें किसी बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। डीएम साहब ने परिवार पे बुलडोजर चलाने की बात कही है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ तहसील और कानून गो पे नहीं बनती है, इसके ऊपर एसडीएम रैंक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जबकि अगर आप प्रशासन की बात करेंगे, यानी कि एसएसपी अजय पाल शर्मा की बात करेंगे, तो उन्हें कुछ और बड़े अधिकारियों को हटा देना चाहिए था, क्योंकि यह मामला लापरवाही का है, भ्रष्टाचार का है। एक ट्रेनी दारोगा के इशारे पर पूरा सिस्टम कैसे नंगा नाच कर रहा था, यह पूरा प्रकरण वैसा ही दिखाई देता है। दोस्तों, अनुराग की बहनें अब अकेली हो गई हैं। 5 बहनें हैं, इकलौता भाई था। जाहिर तौर पे कोर्ट में यह केस ज्यादा दिन इसलिए नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि गरीब की आवाज कब तक सुनी जाएगी, जब तक मीडिया में यह चर्चा चल रही है।